नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे खेल जगत के समाचार और व्यापार जगत से जुड़ी खबरें भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा फेक न्यूज का फैक्ट चेक करना जरूरी। एक छोटी सी फेक न्यूज कर सकती है बड़ा बवाल। सोशल मीडिया को लेकर सरकार का बड़ा कदम। दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए किए गए आईटी नियमों में बदलाव। 3 महीने में अपीलीय समितियों का गठन करने की भी घोषणा। बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता पर केंद्र पैनल ने उठाया बड़ा कदम। वायु प्रदूषण से संबंधित कानूनों और दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन करने पर दिल्ली एनसीआर की 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के दिए आदेश। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के कैलिफोर्निया स्थित घर पर हमला। हमले में घायल पेलोसी के पति अस्पताल में भर्ती। हमलावर को किया गया गिरफ्तार। और टी20 विश्व कप में बारिश से धुला ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच। आज श्रीलंका से खेलेगा न्यूजीलैंड। और आइए टॉप न्यूज में अब नजर डालते हैं खबरें पर विस्तार से। सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों और अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को आईटी नियमों में बदलाव करते हुए 3 महीने में अपीलीय समितियों के गठन करने की घोषणा की है। ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी। संशोधित नियमों के अनुसार ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के प्रावधानों और देश की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक 3 महीने के भीतर शिकायत अपीलीय समितियां गठित कर दी जाएंगी। इन अपीलीय समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नीति संहिता नियम 2021 में कुछ फेरबदल भी किए गए हैं। इससे पहले हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सत्र को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली फेक न्यूज को बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि एक फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, इसलिए फेक न्यूज का फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया की शक्ति को हमें उसके काम मात्र से ही नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसके माध्यम से फैलने वाली फेक न्यूज पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी फेक न्यूज देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ ना कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। 26/11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता अब भी सुरक्षित हैं। उन्हें सजा नहीं दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल का मुकाबला विषय पर आयोजित विशेष बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही।
विदेश मंत्री ने कहा कि जब कुछ आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से खेदजनक रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। कार्यक्रम के पहले चरण का आयोजन दक्षिण मुंबई में ताज पैलेस होटल में किया जा रहा है। आतंकवादियों ने नवंबर 2008 को किए गए हमले के दौरान इसी होटल को भी निशाना बनाया था। विदेश मंत्री ने कहा कि 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता को अब तक सजा नहीं दी गई है। Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. We have heard the voices of its victims today. Their loss is immeasurable and can never be made up. However, it is incumbent on us as responsible members of the international community to remember their trauma and to persevere in our efforts to bring the perpetrators of terrorism to justice. We owe this to every victim of terrorism across the world. इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता। Fighting terrorism must be a global priority for every country on earth, and fighting terrorism is a central priority for the action of the United Nations. 2 दिवसीय यूएनएससी आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का समापन आज राजधानी दिल्ली में विभिन्न सत्रों में चर्चा के बाद होगा। वहीं बात करते हैं अगली खबर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 6-7 सालों में सीमा सड़क संगठन ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। दूर दराज के इलाकों में सड़क, टनल और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर राष्ट्र के प्रगति में बीआरओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में श्योक सेतु सहित 75 बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मेरा पक्का विश्वास है कि देश जब एक नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है तो निश्चित ये दुनिया में अपना एक नया स्थान प्राप्त करके रहेगा। इसमें बीआरओ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 75 बीआरओ कैफे ओपन किए थे, जिसका उद्घाटन मैंने स्वयं किया था, और आज बीआरओ द्वारा राष्ट्र को 75 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का समर्पण किया जा रहा है। इसी तरह बाकी क्षेत्रों में भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई प्रकार की शुरुआत की गई है, जो नए भारत की नई और रचनात्मक सोच को यह दर्शाता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का असर बढ़ गया है। वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है और अलग राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की बात करें तो आज सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 355 पर है। मथुरा रोड क्षेत्र में 340 पर और नोएडा में 392 पर रहा है। नोएडा का AQI 392 के साथ बहुत खराब श्रेणी में रहा है। वायु गुणवत्ता पर केंद्र पैनल ने अपने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण को लागू करने के बाद से वायु प्रदूषण से संबंधित कानूनों और दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन करने के लिए एनसीआर में 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5 अक्टूबर को उपायों को लागू किया गया था। तब से एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण परियोजनाओं में आयोग द्वारा कुल 472 गुप्त निरीक्षण किए गए और कानून का गंभीर रूप से उल्लंघन करने वाली इकाइयों और परियोजनाओं को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं उड़ान भरते समय इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। इंडिगो की दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रही फ्लाइट 6E2131 के इंजन में आग लगने के बाद शुक्रवार को उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। इस घटना में फिलहाल किसी प्रकार से किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने डीजीसीए के अधिकारी को इसको लेकर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ महीनों से कई फ्लाइट्स में गड़बड़ियों की खबरें आ चुकी हैं। कई की इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ी है।
वहीं गड़बड़ियों की सबसे ज्यादा मामले स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में सामने आए हैं। जुलाई में डीजीसीए ने स्पाइस जेट के आधे विमानों पर रोक लगा दी थी। स्पाइस जेट के विमानों में तकनीकी गड़बड़ी के कई मामले सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई थी। उस समय स्पाइस जेट के विमानों में 18 दिन के अंदर गड़बड़ी के करीब 8 मामले सामने आए थे। इसके बाद डीजीसीए ने 6 जुलाई को उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। छठ पूजा का यानी कि छठ का आज दूसरा दिन है। कार्तिक माह की षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ का त्योहार आज उसका एक दूसरा दिन है और इस दिन को खरना कहा जाता है। आज व्रती पूरी पवित्रता के साथ सूर्य देव को अर्पित करने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर अपने हाथों से गुड़, चावल और दूध की खीर का प्रसाद तैयार करते हैं। आज व्रती पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्यास्त के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास किया जाएगा। छठ पूजा के तीसरे दिन भक्त पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। डूबते सूरज को और सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का अनुष्ठान संपन्न होगा। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें आपको बताएंगे, साथ ही डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर भी नजर। बने रहिए हमारे साथ। The importance of microchips and semiconductors in the future of warfare. The drones have reached the battlefield. The future aerial combat will be both in terms of main platforms and in terms of small boats. In the last few years, the importance of the chip as a strategic weapon has increased. Watch our special presentations in The Defenders only on Sunset View. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं टॉप 10 हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लीवलरी अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं। इस दौरान वो अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने महाविकास अघाड़ी के 25 नेताओं की सुरक्षा हटा दी है। इन नेताओं के आवास पर और यात्रा करते समय अब पुलिस की स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई के गठजोड़ का खुलासा करते हुए 4 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हैंड ग्रेनेड और AK-47 राइफल बरामद किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के कई जिलों में लड़कियों को सेटमैप पेपर पर बेचे जाने की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान बाल अधिकार आयोग ने भी इस बारे में भीलवाड़ा के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण आज किया जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फुट बताई जा रही है। इस प्रतिमा के अनावरण के समय 9 दिनों तक इलाके में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुजरात के नवसारी जिले से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। यह दक्षिण गुजरात की काफी महत्वपूर्ण सीट है, जिस पर पिछले 35 सालों से बीजेपी का कब्जा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की पूर्व दिशा में बनी मीना मस्जिद को हटवाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तिथि 30 नवंबर तय की है। सरकार ने केंद्रीय सचिवालय सेवा के कैडर पुनर्गठन पर समिति गठित की है,
जो सीएसएस के अधिकारियों की सेवा की दक्षता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए उपाय सुझाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए अपने 13 उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक 86 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। और हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। गुरुवार को ही रामपुर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के कैलिफोर्निया स्थित घर पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। बताया गया है कि हमलावर शुक्रवार को उनके घर में घुस आया और उनके पति के साथ हिंसा की। घटना में नैन्सी पेलोसी के पति को चोट आई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। At approximately 2:27 this morning, San Francisco police officers were dispatched to the residence of Speaker Nancy Pelosi regarding an A-priority well-being check. When the officers arrived on scene, they encountered an adult male and Mr. Pelosi's husband, Paul. Our officers observed Mr. Pelosi and the suspect both holding a hammer. The suspect pulled the hammer away from Mr. Pelosi and violently assaulted him with it. Our officers immediately tackled the suspect, disarmed him, took him into custody, requested emergency backup, and rendered medical aid. The suspect has been identified as 42-year-old David DePepe. When I spoke to the speaker, she said that he's doing okay. He went to the hospital, was operated on, and he seems to be coming along well. He's in good spirits. The whole family's there. उधर दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है कि उत्तर कोरिया ने अपनी पूर्वी जल क्षेत्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक मिसाइल ने उत्तर कोरिया के पूर्वी जल क्षेत्र की ओर उड़ान भरी, लेकिन उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी कि मिसाइल कितनी दूर तक गई। उत्तर कोरिया ने हाल के हफ्तों में कई मिसाइलों और हथियारों का परीक्षण किया है। ताजा परीक्षण दक्षिण कोरिया के 12 दिवसीय वार्षिक सैन्य अभ्यास होगुक के अंतिम दिन किया गया है। इस अभ्यास में अमेरिकी सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में जैविक हथियारों की मौजूदगी के आरोप को अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने खारिज कर दिया है। यूक्रेन में जैविक हथियारों को लेकर दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यूक्रेन संबंधी तीसरी बैठक में भी भिड़ गए। रूस का कहना है कि यूक्रेन में अमेरिकी समर्थन से जैविक हथियार गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जबकि पश्चिमी देशों ने इन आरोपों को गलत सूचना और मनगढ़ंत कहकर नकार दिया है। व्हाइट हाउस ने COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शामिल होने को लेकर अपना रुख साफ किया है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिस्र में अगले महीने होने वाले COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि वो दुनिया को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे। वहीं फिलीपींस में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार दक्षिणी फिलीपींस में भूस्खलन और बाढ़ ने शुक्रवार को कम से कम 67 लोगों की जान ले ली। राहत और बचाव दल के मुताबिक अधिकांश पीड़ित बाढ़ के पानी में बह गए या फिर मलबे से लदी मडस्लाइड्स की चपेट में आ गए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि लगभग 5000 लोगों को तूफान के रास्ते से सुरक्षित रूप से निकाला जा चुका है। ब्रिटेन में कोरोना के 2 वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ने से हड़कंप मच गया है। ये वेरिएंट XBB और BQ.1 है, जिससे प्रशासन हरकत में आ गया है। ब्रिटेन में BQ.1 वेरिएंट के 700 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जबकि XBB के 18 मामले दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि XBB और BQ.1 दोनों ही बेहद खतरनाक हैं। सरकार ने दोनों वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है।
उधर चीन में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां 3 वर्ष पूर्व वुहान से फैले कोरोना संक्रमण के मामले फिर सामने आए हैं, जिसके बाद शहर में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। चीन के व्यावसायिक शहर शंघाई के प्रशासन ने अपने यांगपू जिले के सभी 13 लाख लोगों की कोविड जांच के आदेश दिए हैं। साथ में कहा है कि जांच रिपोर्ट आने तक लोग घरों से ना निकलें। इसी तरह के आदेश इस साल गर्मियों में भी दिए गए थे, जिसके बाद पूरे शहर में 2 महीने तक लॉकडाउन लागू रहा। 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर की स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर पहले से बैन हुए अकाउंट्स के बारे में जानकारी दी है। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर व्यापक रूप से विविध दृष्टिकोणों के साथ एक कंटेंट मॉडरेशन परिषद बनाएगा। मस्क ने कहा कि परिषद के बुलाने से पहले कोई बड़ा कंटेंट निर्णय या खाता बहाली नहीं होगी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए। भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इंडोनेशिया के बाली में नवंबर के मध्य में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में मुहर लगने की संभावना है। यह संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि इस बैठक से इतर ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम ऋषि सुनक के बीच फोन पर बातचीत में भी इस विषय को दोनों ने प्रमुखता देते हुए FTA के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सभी के प्रयासों से भारतीय स्टील उद्योग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक उद्योग बन गया है और 10 साल में कच्चे इस्पात का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के हजीरा संयंत्र के सुविधा विस्तार परियोजना के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्टील प्लांट के माध्यम से निवेश के साथ भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। भारत दुनिया का बड़ा विनिर्माण हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, उनका ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के विजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये स्टील सेक्टर में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे प्रयासों को नई ताकत देगा। साथियों, आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल में प्रवेश कर चुका हमारा देश अब विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ओर आतुर है। देश के इस विकास यात्रा में स्टील उद्योग की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील उद्योग मजबूत होता है तो आधारभूत संरचना भी मजबूत होती है। पिछले 8 वर्षों में सभी के प्रयासों की वजह से भारतीय स्टील इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक इंडस्ट्री बन गई है। इस इंडस्ट्री में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार की PLI स्कीम से इससे विस्तार के नए रास्ते तैयार हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिली है। NFRA यानी कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने सभी कंपनियों और उनकी ऑडिट समितियों को कहा है कि अगर किसी कंपनी ने बैंक से उधारी ली है और वो कर्ज NPA हो गया है तो भी उसकी रिपोर्टिंग जरूरी है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल करने होंगे। प्राधिकरण ने भारतीय लेखा मानकों का पालन करने के लिए जारी परिपत्र में कहा कि NPA के किसी भी मामले में मूलधन या ब्याज की रिपोर्टिंग बंद नहीं की जानी चाहिए, चाहे बैंकों के साथ किसी रियायत के साथ संभावित निपटान होना संभव हो या नहीं।
एनपीए जो की स्थिति थी, इसको लेकर के एनआरएफ-आरए ने ये जो बात महत्वपूर्ण कही है, हम ये कह सकते हैं कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे कि एनपीए को और ज्यादा कम किया जा सके। बात अगली खबर की करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों से बहुआयामी परिवहन नजरिया अपनाने के साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉजिस्टिक निर्यातकों के लिए बोझ न बने। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम गति शक्ति एक बेहतरीन योजना है जिसकी मदद से विभिन्न परिवहन गतिविधियों में तालमेल स्थापित किया जा सकता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT के तीसरे परिसर का उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक जिला एक उत्पाद और वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय एक निर्यात नीति बनाने पर काम कर रहा है जिसमें निर्यातकों को कई तरह के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि एक अक्सर दोहराई जाने वाली और बेहद प्रासंगिक पंक्ति है जिसका उल्लेख वाणिज्य मंत्री करते हैं। हम करों का निर्यात नहीं कर सकते। हमें ऐसे तरीकों की पहचान करनी चाहिए ताकि ये कर केंद्र, राज्य या स्थानीय कर निर्यातकों के लिए किसी तरह से बोझ न बने। और आइए अब बात करते हैं खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान आज एक मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। ग्रुप ए की इन दोनों टीमों के बीच मैच सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका को अंतिम 4 की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना जरूरी है। और इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 28 अक्टूबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। सनसेट टीवी अपने सभी दर्शकों को लोक आस्था के महापर्व छठ की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता है। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 29 अक्टूबर साल 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज में इसकी स्थापना अलीगढ़ में एक संस्थान के रूप में की गई। इसकी आधारशिला स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने रखी। साथ ही इसके संस्थापक नेताओं में से अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली भी थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जामिया के सह संस्थापक भी थे और साल 1928 में इसके कुलपति के रूप में भी कार्य किया। साल 1925 में जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया। 29 अक्टूबर साल 2006 को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाने की घोषणा हुई। यह दिवस साल 2006 में विश्व स्ट्रोक संगठन WHO द्वारा शुरू किया गया। यह दिन स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और उच्च दर को रेखांकित करने, स्थिति की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के लिए विश्व के संगठनों ने दुनिया भर में स्ट्रोक के हानिकारक प्रभावों को सुधारने के लिए शिक्षा, परीक्षण और पहल पर जोर देने वाले कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की है। WHO ने साल 2010 में स्ट्रोक को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया।